अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले सेगमेंट के तहत 13 जुलाई 1931 का बदकिस्मत दिन, जब 22 शहदा जो कश्मीरी थे, 22 कश्मीरी शहदा की याद में हम हर साल मनाते हैं। और आज चूँकि वो तारीख़ दोबारा है तो लिहाजा उनकी रिमेम्बरेंस से ही इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस हवाले से अपना जो खुसूसी पैगाम था वो ट्विटर पे उन्होंने बांटा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस हवाले से अपने पैगाम आवाम तक पहुँचाए। नाजरीन, ये जो सिलसिला है ये यकीनन ये तो प्री पार्टीशन एक किस्सा था बदकिस्मती से, जब डोगरा राज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए और रेजिस्टेंस के नतीजे में ये 22 जो शहदा हैं कश्मीरी, वो एक बहुत बदकिस्मत सानहा सामने आया। लेकिन ये जो सिलसिला है नाजरीन, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि अब तक जूं का तूं है, बल्कि बहुत अफसोस सद अफसोस के साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। भारतीय बरबरियत मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसी तरह से जारी उसारी है एज़ वी स्पीक। और यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं कि 2019 के जो बदकिस्मत जो इक़दाम था 5 अगस्त 2019 का, उस पूरी चीज़ के बाद से, उस पूरे एपिसोड के बाद से इसको एक बहुत भोंडे किस्म का लीगल कवर देने की मोदी हुकूमत ने कोशिश की है। अब 2019 के बाद से यकीनन इसके ऊपर बहुत सारा एक बहुत सख्त किस्म का जो एहतजाज था वो भी हमने देखा। बेपना बहुत सारी हमने मीडिया कवरेज भी बैनुल अक़वामी सतह पर इस पूरे बदकिस्मत दिन के बाद से देखी। लेकिन नाजरीन, एज़ वी स्पीक कहना पड़ता है कि भारत अब एक और बहुत जिसे कहते हैं बहुत एक बदकिस्मत और पॉइजनस डिज़ाइन मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से आगे बढ़ा रहा है। नई हल्काबंदियाँ की जा रही हैं, आबादी के तनासब को ज़बरदस्ती तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर एट वन पॉइंट इन टाइम वहाँ पर कोई वोटिंग हो या फिर अपना जो एक अपनी किस्मत का फ़ैसला है वो करने का मौका अगर इंशाअल्लाह कभी कश्मीरियों को मिले, तो आगे जाकर वो आबादी का ही तनासब ना रहे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मसमार कर दिया जाए। तो लिहाजा इस हवाले से जो मोदी हुकूमत है वो अपनी कोशिशें और अपने नापाक अज़ाइम आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का यकीनन हर तरह से ये फ़र्ज़ है कि हम इन नापाक अज़ाइम को रोकें। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं या इलेक्शनियरिंग है वो भी चल रही है। कल हमने तफसीली तौर पर उसके ऊपर भी रोशनी डाली थी अपने प्रोग्राम में। उसका यकीनन एक ताल्लुक़ जोड़ेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात के साथ, और बात ये करेंगे कि अब जो नई मुंतखब हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में आती है उनसे क्या उम्मीदें बाय एंड लार्ज कश्मीरियों की वाबस्ता होंगी और होनी चाहिए। इन एतबार से बात रहेगी, और क्या एस्पिरेशंस हैं वो कश्मीरियों की, जो कि मुंतखब नई हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उनके डेवलपमेंट या तरक्की के हवाले से जो एक मोटो है उसको तो आगे बढ़ाएं ही, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मैंडेट है वो किस तरह से सर्व करेंगे, ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि हम लोग इसी कंटिन्यूटी में इसको टेबल करेंगे। और भारत के ये जो नापाक अज़ाइम हैं इनको रोकने में, इसकी रोकथाम में पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ किया है वो क्या है, सिफारती सतह पर, दिफाई सतह पर आगे मजीद इन कोशिशों को यकीनन और अग्रेसिव होने की ज़रूरत है, वो किस तरह से हो सकती हैं, इसके ऊपर एक कैंडिड आज हम अपने पहले सेगमेंट के तहत डिबेट करेंगे। एज़ वी रिमेंबर द अनफॉर्चुनेट डे ऑफ 13 जुलाई 1931। तो ये तमाम उमूर नाजरीन आज टेबल करते हैं, और बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ कराती हूँ, आफ्ताब जहांगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आप, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे तमाम मौज़ूआत पर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। डॉक्टर निसार चीमा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली और रुकन भी हैं कश्मीर कमेटी के, और PMLN की नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे, अपनी जमात की और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। यकीनन ये कौमी नौयत का मसला है जो हम पहले सेगमेंट के तहत टेबल कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। और नाजरीन, हमें सरदार मसूद खान साहब भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो अप्रोप्रिएटली अगर प्रेसिडेंट साहब से ही इस सेगमेंट का हम आगाज़ करें और फिर दीगर जो हजरात हैं उनका रुख करें, ताकि हमें प्रेसिडेंट साहब से बात करके एक इसका यकीनन एक जामे इसकी इब्तिदा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रेसिडेंट, वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, ये 13 जुलाई 1971 का एक बहुत 31 का एक बहुत बदकिस्मत दिन था जिसको आज हम दोबारा याद कर रहे हैं और इसकी रिमेम्बरेंस में हम बात कर रहे हैं। अभी एज वी स्पीक
भारतीय अज़ाइम किस तरह से किन मंसूबों के तहत आगे बढ़ाए जा रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और ये जो बदकिस्मती से शहादतों का सिलसिला है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा, नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि एज वी स्पीक क्या क्या स्टेटस है, क्या सूरत हाल है। मसूद खान साहब को हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ज़ाहिर है इस पे बहुत ज़रूरी उनका एक व्यू पॉइंट है जो हमें चाहिए। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर मैं आपका रुख करूं इससे पहले, फरमाइएगा, ये तमाम चीज़ें काफ़ी कौमी नौयत की हैं, ये मसला हमारे लिए हमारे दिलों के बहुत करीब है, और जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तभी से ये मसला हमारे लिए वजूद में आया है और हम इसको बहुत अग्रेसिवली परस्यू करते आए हैं। इसको नया एक जिसे कहते हैं जोश व वलवला कैसे दिया जा सकता है आपकी नज़र में एज गवर्नमेंट ऑफ द डे, आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुन्ना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। प्लेजर सर। देखिए, बात ये है कि ये 91 साल पुराना किस्सा अब हमने लेके बैठे हैं। आज 13 जुलाई 1931 की बात है और हर साल 13 जुलाई आती है हम इसी तरह ये दिन मनाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो उस वक्त के शोहदा थे, आज तो डेली बेसिस पे शोहदा है वहाँ पर, तो क्या हम सारा साल सारी ज़िंदगी ये दिन ही मनाते रहेंगे? हमने अमली कदम क्या उठाया? देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर तहरीकें चलीं, लेकिन वहाँ पे बहुत जल्दी फ़ैसले भी हो गए। जैसे ईस्ट तिमोर है और बहुत सी जगह हैं, तो वहाँ तो बहुत जल्दी फ़ैसले हो गए। क्या वजह है कि हमारा ये कश्मीर का जो इशू है वो क्यों नहीं हल हो रहा? मैं ये ईमानदारी की बात करूँ, आपने तो मुझे कहा कि मैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्ट्स आपको करूँगा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय रखता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि हमें इस पर जब तक एक कौम होकर तमाम पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ, मजहबी जितनी भी जमातें हैं, उनका मौक़िफ़ एक होना चाहिए, बग़ैर किसी सियासत के, बग़ैर किसी पॉइंट स्कोरिंग के, और उस पर हमें अब कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए कि जिससे पूरी आलमी दुनिया जो है वो इस बात पर आ जाए कि जी अब इसका फ़ैसला होना चाहिए। इससे पहले कि देखें, हम छोटी छोटी चीज़ें, हमारे बराबर में अफ़गानिस्तान का मसला था, इसी तरह और ममालिक में भी होता है, और ये हमारा है मसला है, ये हमारे शहर वाला मसला है, ये हमारे लिए तो बहुत मतलब हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है। लेकिन हम इस पर कभी भी इत्तफाक हमने नहीं किया। अगर हम एक दफ़ा पूरी दुनिया को ये बता दें कि जी अब इनफ़ इज़ इनफ़, अब हमें जो है इतने बड़े हम एटम बम लेकर, इतनी बहादुर कौम, दुनिया की छठी बड़ी आबादी, और हम एक मसला हल नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए कि जिससे दुनिया को ये पता चले कि अगर इस मसले को अब हल नहीं किया तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आलमी दुनिया के अमन को ये सबताज कर दे। अच्छा आफ्ताब साहब, बिल्कुल आपने बड़ा अप्रोप्रिएट आपने बात की है, आउट ऑफ द बॉक्स हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, और वो होंगे क्या? बारहा हमने ये बात बहुत जो दिल के करीब जिन जिन तमाम के ये मसला है वो ये हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो है क्या बात? अब चूंकि मेरा राब्ता कायम हुआ है सरदार मसूद खान साहब से, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपसे बात करते चलते हैं। जी वेलकम ऑन बोर्ड प्रेसिडेंट साहब। मैं आपसे पहले भी मैंने कोशिश की थी आपका मुझे मौक़िफ़ मिल जाए। गुजारिश ये है कि फरमाइएगा, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने गुफ्तगू की और PMLN से डॉक्टर निसार चीमा भी हमारे साथ हैं यहाँ। फरमाइएगा, आपके ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या है? आज 13 जुलाई 1931 का बदकिस्मत दिन हम याद कर रहे हैं, 22 शहदा, और उसके मुकाबले में अब अनगिनत कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने, हमारे भाई बहनों ने दी हैं, और मज़ीद उनके खून से, जिसे कहते हैं, ये इनकलाब मज़ीद सुर्ख हो रहा है। क्या क्या अब मज़ीद हमारे लिए दरकार है कि हम करें इसको? आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोल्यूशन है इसका? सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासिबत से मैं 13 जुलाई 1931 की शहादत को खराज तहसीन करना चाहता हूँ, खराज अक़ीदत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मौजूदा तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसकी बुनियाद उन्होंने डाली थी। उन्होंने कश्मीर ने उनके ऊपर गुलामी तौक मुसल्लत किया हुआ, उनको उतार फेंका, अपने खून से उन्होंने इस तहरीक की बुनियाद डाली, और उसके बाद क़यादत की नई फौज वजूद में आई जिसने तहरीक को आगे बढ़ाया। किस्मत से हिंदुस्तान की तैयारी की वजह से और कुछ हमारे जो कश्मीरी रहनुमा थे उनकी गद्दारी की वजह से आज तक कश्मीर है इस मुसीबत का शिकार हैं, और आज तक वो आज़ादी के लिए तरसते हैं और कुचले जा रहे हैं। तो उससे जो है, जो गुफ्तगू का मैंने हिस्सा सुना कुछ देर पहले, जो मुझसे पहले आपके जो पार्टिसिपेंट बात रहे थे, मैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कश्मीर हमारी नज़रों के सामने गायब हो रहा है, यानी कश्मीर की ज़मीन चुराई जा रही है, बाहर से जाके हिंदू को आबाद किया जा रहा है,
ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील किए जा रहे हैं, जो नई हल्काबंदी के ज़रिए जो गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो नुमाइंदगान हैं, जो एक कटपुतली असेंबली बनेगी, उसमें उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाएगा। लूट खसूट का एक बाजार गर्म है, कश्मीर के जो भी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारी पुरानी हिकमत अमली 5 अगस्त 2019 से पहले की हिकमत अमली काम नहीं पाएगी। हमें जो है नई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। हमने दफाई महाज पे और उसके अलावा सियासी महाज पे, सियासी महाज पे कोशिश की है। दुनिया ने कश्मीर की आवाज़ भी सुनी और उसके बाद हिंदुस्तान को बुरा भला भी कहा, उसे निशाना तनकीद भी बनाया, लेकिन उसके बाद दुनिया की तवज्जो बढ़ गई है। मैं कहूँगा कि बड़ी हद तक खुद पाकिस्तान की तवज्जो जो है बढ़ी है सियासी इख्तिलाफात की वजह से। तो अभी ये है कि पहले तो ये है कि हमें मुश्तरका सियासी प्लेटफॉर्म बनाए। आपने आउट ऑफ द बॉक्स का किया है। आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशन आमतौर पर वो होते हैं जिसमें ये तस्लीम किया जाता है कि जनाब बुनियादी हक है कश्मीरियों का, उससे उनको महरूम कर दिया जाए। हक के खुदरादियत के मतलब है इधर के कुछ हल ढूंढो। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना चाहें तो उसमें ये बात मशरूत करें और ये लाजिम बनाएं कि उसमें बॉक्स के अंदर कश्मीरी हैं, उनसे पूछ लें कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या होना चाहिए। उसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं दो तरफा मुज़ाकरात की इफादियत के बारे में बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। तो माजी में देख लीजिएगा क्या वो कामयाब हुए या नहीं हुए, बेनतीजा रहे। और दूसरा ये है कि जहाँ कश्मीरियों के मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का, उनकी किस्मत का, उनकी तकदीर का फैसला हो रहा, वहाँ कश्मीरी मौजूद ना, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मामला सैफरीकी है। तो अगर आपने वाकई आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो इसे एक सैफरीकी अमल बनाइए। ये ऐसे ही है जैसे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा होता तो अफगान मंदूबीन वहां मौजूद ना होते, यानी जो मुज़ाकरात, यानी प्रेसिडेंट साहब आपने ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये आपने शिकायत की है कि कश्मीरीज देमसेल्व्स, उनको आप कहते हैं उनकी एक्सक्लूजन नजर आती है, उनकी इंक्लूसिवनेस नहीं है जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं। और ये 2019 के बाद से जो हमने जो भी पॉलिसी एक तरतीब दी है या पाकिस्तान ने इसको जिस तरह से भी आगे बढ़ाया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तसल्ली बख्श है, या आपको लगता है इसमें बहुत मजीद आगे गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान ने मकदूर भर कोशिश की है, बहुत से लिमिटेशंस थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश की है। इसको मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल में ले गए हैं, वहाँ 3 इजलास हुए हैं, गैर रस्मी इजलास सही लेकिन हुए तो हैं। और उसके बाद दुनिया भर के ज़राए इब्लाग आमा ने आपका साथ दिया, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में कश्मीर की बाज़गश्त सुनाई दी। तो इस एतबार से जो है हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है, रियासत पाकिस्तान ने कोशिश की है, अवाम ने कोशिश की है, डायस्पोरा कम्युनिटी ने की है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि हमारा मकसद तो अभी हल नहीं हुआ। अभी जो है हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। तो इसलिए ये है कि ये हमारा मिशन जारी है और इसमें हमें अपने हिकमत अमली के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और फिर ये है कि देखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी को मौसर बनाएं। ये भी याद रखिएगा, मैंने कई जो सामीन और हाजरीन को ये बताया है कि देखिए, ये मामला सिर्फ कश्मीर का नहीं, ये मुसलमानों के तशख़्ख़ुस का नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का है और पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान के क़याम का मसला है। क्योंकि हिंदुस्तान ने पहला निशाना कश्मीर पे लगाया, दूसरा निशाना जो है उनने बांधा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिलाशुबा। मैं इसलिए ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है, अच्छा इसमें एक छोटा सा नुक्ता जो इसमें मैं इजाफा करता हूँ, ये है कि हिंदुस्तान दो तरफा मुज़ाकरात की पहले बात करता था, लेकिन कश्मीर के मामले में वो हमेशा यकतरफा फैसले करता है। करेक्ट, और करेक्ट। इसी वजह से गलत करने की कोशिश करता है। एक दो नुक्ता मैं आपको एक बता दूं कि हिंदुस्तान दो तरफा मुज़ाकरात की बात सिर्फ इसलिए करता है ताकि मसला कश्मीरियों को दूर रखा जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को। बिल्कुल राइट। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, आपके जामे यकीनन इसमें रिमार्क्स और बड़े वैल्यूबल, अगर मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ कमेंट मिल जाए निसार चीमा साहब से भी, हम थोड़ा सा इसको मजीद ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं। निसार चीमा साहब, एक तो इस पे इनिशियल रिमार्क अपना ज़रूर फरमाइएगा। पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हट के बात करें। अभी जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब ने फरमाया, और एंड राइटली सो, एक मौक़िफ़ इस पे हमें चाहिए। क्या आपकी नज़र में एक मौक़िफ़ है?
मोना काश कि आप ये ना कहती हैं, क्या मैंने भी कभी पॉइंट स्कोरिंग की है? मैं तो देखे बात अच्छा यह है कि चीमा साहब, मुझे पार्डन, मुझे हम तो इजाजत दीजिएगा, देखें मैंने ब्रेक की देखें तरफ मुझे क्विक जाना है। अपॉलॉजीज टू चीमा साहब, वापस आते हैं, चीमा साहब की बात उसमें मुकम्मल होगी। स्टे विद अस। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जी चीमा साहब, माजरत के साथ आपसे पहले आपसे जो बात थी, गुजारिश थी मेरी, उसका जवाब ज़रूर फरमाइएगा। जामे हिकमत अमली, एक मौक़िफ़ विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, आपकी नज़र में है ये? जी बिल्कुल है। गुजारिश ये है कि ये 13 जुलाई 1931 का जो सानिया था, जिसकी याद हम हर साल मनाते हैं, आप जानती हैं कि उस दिन अब्दुल कदीर नामी एक कश्मीरी मुजाहिद, जिस पे एक मुकदमा चल रहा था श्रीनगर की सेंट्रल जेल के अंदर, और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए बेशुमार कश्मीरी जो थे वहाँ जमा हुए। और फिर यह है कि वो उनके ऊपर जो डोगरा फ़ौज ने जिस तरह यह है कि जुल्म किया, और फिर 22 कश्मीरियों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। बात यह है कि उन्होंने अपने खून से बिलाशुबा उसकी बुनियाद रखी तहरीक आज़ादी कश्मीर की, लेकिन जिस तरह हमारे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे थे, वो तो 22 शहदा की बात है। अब तो हालत ये है कि आज तक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके। 15,000 से ज़्यादा हमारी इफ़्फ़त माएँ, बहनें और बेटियाँ जो हैं, उनकी अस्मत दरी हुई ये कश्मीरी दरिंदों के हाथों। तकरीबन इतनी नौजवान कश्मीरी जो है उनको घरों से उठा लिया गया और उनको कोई पता नहीं कहाँ गए। बेशुमार कश्मीरी जो है उनको पैलेट गन्स के इस्तेमाल के ज़रिए उनको बिनाई से महरूम कर दिया गया। मतलब यह है कि हालिया इंसानी तारीख़ में इस जुल्म व सितम, इस दरिंदगी, इस बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती जो भारत वहाँ ये है कि जो जुल्म ढा रहा है कश्मीर में। बात यह है
कि इसमें कोई शक नहीं कि सारे जो हम एवेन्यूज़ एक्सप्लोर होने चाहिए, सफारती, अखलाकी, हर किस्म की इमदाद उनको मिलनी चाहिए कश्मीरियों को। ये भी हकीकत है कि तमाम दुनिया में पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करना चाहिए, एक अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। हर शख्स जो इंसानी हकूक़ पे, इंसानी आज़ादी पे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करता है, वो ये है कि वो कश्मीरियों का कि इस हक़ की खुद इरादियत जिसके लिए वो ये है कि पिछले 70 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इससे ज़ाहिर है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए हमें यह है कि वर्ल्ड ओपिनियन को मोबिलाइज़ करना है। लेकिन एक बात जो आपने आउट ऑफ बॉक्स जो सलूशन की बात की है, बात यह है कि हमें दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ भी और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल को जायज़ करार देता है, उनको यह हक हासिल है। देखें, गुजारिश ये है, आपको याद है कि जब ये सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, तो अफ़गानों की आर्म स्ट्रगल की मदद के लिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया आई उनकी मदद के लिए। अगर अफ़गानों की आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट सोवियत यूनियन जायज़ थी तो कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल जो है वो भी जायज़ है इंडिया के ख़िलाफ़। बात यह है, अगर ये है कि दुनिया उनकी मदद के लिए आए या ना आए, हम कैसे लाताल्लुक़ रह सकते हैं जबकि कश्मीर हमारी शारक है। कश्मीर के साथ हमारे वो रिश्ते हैं जो दुनिया के किसी खित्ते के साथ नहीं है, तारीख़ी, जोग्राफियाई, दीनी, मजहबी, सकाफ़ती, हर किस्म के। और फिर ये भी मुना याद रखिए कि वहाँ पे वादी कश्मीर जो है, जहाँ जो सबसे मकबूल नारे हैं वो दो हैं। एक ये है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, और दूसरा नारा ये है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो कश्मीरी शहदा जो हैं, जो अपने शहदा को ये है कि पाकिस्तान के सबसे लाली परचम में दफन करते हैं, ये है कि उनसे हम क्या लाताल्लुक़ रह सकते हैं। दुनिया उनको मदद के लिए आए या ना आए, लेकिन हमें दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि उनकी कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल बिल्कुल जायज़ है, और हम ये है कि अपने कश्मीरी भाइयों से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। ये बतौर पाकिस्तानी यकीनन हम जो इस दर्द के साथ आपने गुफ्तगू की है, हम तमाम के दिलों में वही दर्द है कश्मीरी हमारे भाई बहनों के लिए। क्विक राउंड, चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंतखाबी एक पूरा सिलसिला चल रहा है, कल भी हमने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका, इसके हवाले से बात की है। वहाँ पर जो एक दूसरे के खिलाफ जो पॉइंट स्कोरिंग जो सियासी तौर पर की जा रही है, तमाम सियासी पार्टीज़ को बहुत वहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, चूँकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं जब हम एक दूसरे के ऊपर खुदा न ख्वास्ता इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कश्मीरियों के जो उनके हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ हमने कुछ गद्दारी की हो। हैविंग सेड दैट, अगर हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट साहब अभी भी, तो प्रेसिडेंट साहब मैं आपकी तरफ ये नुक्ता लाना चाहूँगी। अब ओके राइट, प्रेसिडेंट साहब से मेरा भी रब्ता नहीं है, लेकिन आफ्ताब साहब यही सवाल आपकी तरफ, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं, एक तो ये किस करवट बैठेंगे, किसको आप समझते हैं ज़्यादा मैंडेट मिलेगा आवाम का, और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अब जो मुंतखब होकर जो भी हुकूमत आ रही है, जम्मू कश्मीर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उनके लिए जो एक इतना बड़ा फरीज़ा है हमारा, आपको लगता है जो भी इनकमिंग जो भी गवर्नमेंट है वो किस तरह से उसको पूरा करेगी? देखिए मुन्ना, बात ये है कि आज तक जितनी भी पाकिस्तान, चीमा साहब मेरे मोहतरम है, और जितनी भी तहरीकें थी इस किस्म की दुनिया के अंदर, वो तकरीबन सारी सेटल्ड हो चुकी हैं सवाए कश्मीर के एक इशू के। उसकी वजह ये है कि देखें, ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, जैसे अभी चीमा साहब ने भी कहा, ये हमारा दीनी भी मसला है। हम जब एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। अगर हम लोगों से, कौमें जो मुल्क जो हैं वो माशी तौर पे ताल्लुकात के चक्कर में कि जी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उससे हमारे बिज़नेस ताल्लुकात होने चाहिए, अगर हम स्टैंड ले लें, पूरे आलम इस्लाम स्टैंड ले ले, तो यकीनन दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी घुटने टेकने पड़ेंगे और इसके हल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब जैसे आप मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम आजाद कश्मीर के जिस हल्के में भी गए, जो आप लोगों की तहरीक इंसाफ, इमरान खान और अपनी जुमात से मोहब्बत है, मैं आप सबका उसके लिए बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूं।
और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझसे सवाल होता है कि 25 को इलेक्शन आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? काश मैं उनको दिखा सकता, बता सकता, इधर लेके आता और आप लोगों का जज्बा दिखाता कि 25 तो बहुत दूर है। आप तो वक्त से पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना चुके हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे चंद सवाल करना चाहता हूं और आपने पूरी जज्बे से, ईमानदारी से उसके जवाब देने हैं। क्या अरसे दराज से आजाद कश्मीर पर हुकूमत करने वालों ने आपको अपने शहर में, अपने तहसील में बेहतरीन सेहत की सहूलत दी? आप सबने जवाब दे रहे हैं। सेहत की सहूलत दी, तालीम की सहूलत दी। खूबसूरत इलाका है, सयाहत के फरोग के लिए कुछ इकदाम उठाए, आपके रोजगार के लिए इकदाम उठाए, आपकी गली मोहल्ले के मसाइल हल करने के लिए कोई इकदाम उठाए। तो मेरे दोस्तों, जब ये नहीं किए तो मुझे समझ आ गई, समझ उस चीज की कि रोजाना 2 बच्चे आए हैं टीवी खेल रहे हैं, वो एक ही फरियाद कर रहे हैं कि दानली हो रही है। तो जनाब, दानली नहीं, लोगों को देखिए, लोगों को सुनिए, आपके करतूत आपके शिकस्त की वजह बन रही है। और मैं एक और सवाल करता हूं कि आप जो दानली का वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले रोना रो रहे हैं, तो क्या आप भूल गए हैं? कोई उनको बता दे, वो एक है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, जो अपने अब्बा के साथ रहती है और अब्बा लंदन रहता है, जो दवाई लेने गया था। चले उनको ये तो बता देना कि आजाद कश्मीर में आपकी हुकूमत खत्म भी हो गई, इंतखाबात भी आ गए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आ रही है, बस एक बंदा वापस नहीं आएगा जो लंदन दवाई लेने गया था। तो मेरे दोस्तों, उनकी साहिबजादी जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो यहाँ पे रोजाना शोर मचाते हैं। तो उनको कोई बता दे कि आज भी आजाद कश्मीर में वजीर आजम किसका? नून लीग का। आज भी हुकूमत किसकी? नून लीग की। तो अगर आपका पूरा टब्बर चोर है और मफरूर है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस हल्के और इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ यहाँ पे क्या इकराम करेगी उसकी बात करूंगा, लेकिन एक और भी यहाँ पे आया था पर्ची लहरा के, वो हादसाती चेयरमैन का जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पे बड़ी बढ़ के मारी कि इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा, इमरान खान कश्मीरियों की बात नहीं करता। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वजीर आजम आया जिसने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। पहली दफा कोई वजीर आजम कश्मीर का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान में आजाद कश्मीर का पैगाम गूंजता है, आलम इस्लाम का पैगाम गूंजता है, दुनिया के फोरम पे कश्मीर का पैगाम गूंजता है, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाता है। बल्कि इससे बढ़कर पहली दफा पाकिस्तान की वजीर आजम ने कूटनी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर की तकदीर का फैसला कोई और नहीं करेगा, ये कश्मीरी करेंगे, कश्मीरियों का फैसला करेंगे। तो वो भी आ गया, बड़ी बढ़ के मारी। लेकिन जब इमरान खान ने, आप सबको पता है कि अमेरिका को ललकारा और अड्डे देने से इनकार किया, तो उसके बाद क्या होता है? उसको महसूस हुआ कि चलो यहां से 9 तो 11 हो जाओ, आजाद कश्मीर में कुछ नहीं मिलने वाला, अमेरिका के पास पहुंचो अपना सीवी लेके। और यहां से जाके अमेरिका पहुंच गया
सीधी में क्या है कि हम ड्रोन हमले, हमारे दौर में 469 ड्रोन हमले हुए, इमरान खान ड्रोन हमले नहीं छोड़ता। आप हमें डांटते थे कि डू मोर और हम अपने लोगों को मारते थे, इमरान खान कहता है कि नो मोर। आप अड्डे मांगते थे, हम कहते थे कि ताबीदार, इमरान खान कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो हमें खिदमत का मौका दो, हम बेहतर खिदमत करेंगे। इमरान खान तो कश्मीर का सफीर बना है, इमरान खान तो आलिम इस्लाम की बात करता है, इमरान खान तो खत्म नबूवत का, नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमरान खान तो मदीना की रियासत का, इसकी बात करता है। वो गुर्बत के खात्मे की बात करता है, खुशहाली की बात करता है, तरक्की की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, खुददारी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। लेकिन हम ताबीदार हैं। तो मेरे दोस्तों, बढ़ के बहुत मारी, लेकिन जवाब भी दूंगा। जवाब ये है कि जब आपकी हुकूमत थी, राजीव गांधी इस्लामाबाद आया, पाकिस्तान आया, तो क्यों सड़कों से और इमारतों से आपने कश्मीर के बोर्ड हटाए थे? किस चीज का खौफ था? मैं ये साहबजादी जो फोटोशॉप तस्वीरें आजकल लगा रही है, फोटोशॉप करके तस्वीरें लगा रही है, अगर आपने कश्मीरियों के लिए कुछ किया होता, आज आपको तस्वीरें फोटोशॉप करके लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि जब हमारे मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी और हमारे वो नौजवान जब उनकी शहादत होती थी तो सब हिलाली परचम में उनको दफनाया जाता था, उनका एक ही नारा होता था कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। तो फिर क्यों आप मोदी को नवासी की शादी पे बुलाते थे? फिर क्यों जब आप इंडिया जाते थे हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करने की बजाय भारतीय अदाकाराओं से मुलाकात करते थे? फिर क्यों आप सज्जन जमदार को बगैर वीजा के मरी बुलाते थे? आपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान कश्मीर का सफीर बना, इमरान खान कश्मीर का मुस्तकबिल रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा आपसे मैं करूंगा और एक वादा आखिर तक, जो पीछे यहाँ पे लोग बैठे हैं वहां तक आप सबने हाथ उठा के एक वादा करना है। आप सबने हाथ उठा के एक वादा करना है। हाथ उठा के सब वादा करें कि 25 तारीख तक, 25 तारीख को क्या करना है आप लोगों ने? 25 तारीख नहीं, हाथ उठा के एक और वादा करें मेरे साथ कि 25 तारीख तक आप सब खुद तनवीर इलियास साहब की तरह इमरान खान बनेंगे, आप तनवीर इलियास साहब बनेंगे, आप मुराद सईद बनेंगे, आप तहरीक इंसाफ के सिपाही बनेंगे। एक एक घर, एक एक दुकान, एक मार्केट जाके आप इमरान खान का तब्दीली का पैगाम पहुंचाएंगे। पहुंचाओगे पैगाम? पहुंचाओगे? 25 को बल्ले पे मुहर लगाओगे? इमरान खान को जितवाओगे? इंशाल्लाह जिताना तो आपने है, लेकिन आज से अहद करें कि आप खुद तनवीर इलियास की तरह घर घर जाके कैंपेन करेंगे। और अगर आज आपकी लीड 3000 वोट की है तो अगले एक हफ्ते 10 दिन तक आपने उसको 10,000 तक लेके जाना है। और मेरा आपसे एक वादा है, मेरा आपसे वादा ये है, वो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाया। जब कश्मीर में नारा बुलंद होता है और जब पाकिस्तान से नारा बुलंद होता है तो पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीर से अपना रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। मेरे बाग के, मेरे इस इलाके के और पुंछ डिवीजन के लोगों, आजाद कश्मीर के लोगों, मेरा भी आपसे वादा है कि अपनी लीडर की तरह हर जगह पे आपका तर्जुमान बन के, आपका नुमाइंदा बन के इंशाअल्लाह लोगों की आंखों में आंखें डाल के आपका मुकदमा हम खुद लड़ेंगे। और वादा रहा कि तनवीर इलियास को तो आप 25 को जितवाएंगे, लेकिन जो आजाद कश्मीर के लोगों ने मोहब्बत दी है, मैं उनसे वादा करता हूं कि 25 को बाकी नुमाइंदे आप मुजफ्फराबाद की असेंबली भेजेंगे, लेकिन मुराद सईद इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में आपका नुमाइंदा पहले से मिल गया है।
नाज़रीन, वज़ीर मवासलात मुराद सईद बाग आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही कश्मीर के हकीकी सफ़ीर बने और उन्होंने कश्मीर का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया और कश्मीर के मसले को इंटरनेशनली उजागर किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर मवासलात मुराद सईद बाग आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों जमातें इलेक्शन से कबल धांधली का वावेला कर रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों के नुमाइंदों ने धांधली का वावेला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीरी अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं और कश्मीर के हकीकी सफ़ीर का हक अदा किया है उन्होंने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। हुकूमत की तजवीज गलत है के लिए। फर्ज कर लें कि हुकूमत जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रही है वो गलत कर रही हो ऑपोजिशन के बकौल, तो ये तो जवाब या तरीका नहीं है ना कि आप उसको उठा के दीवार में मारे, क्या भाड़ में जाए, हम बात नहीं करते। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप उनको बिठाएं, उनकी ईवीएम को देखें, परखें, मीडिया के सामने आपके प्रोग्राम में लेकर आए, हमारे प्रोग्राम में लेकर आए, हम भी तो देखें कि वो कौन सी ईवीएम मशीन है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। कोई टेक्निकल डिबेट नहीं हो रही इस मुल्क के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है ऑपोजिशन की हुकूमत से और हुकूमत की ऑपोजिशन के साथ। और फिर 2023 की शाम को इसी तरह से हारने वाला जीतने वाले का जनाजा निकाल रहा होगा और फिर हम एक और 5 साल के लिए इसी तरह किसी स्याह गार में दाखिल हो जाएंगे जो इन्होंने 5 साल अभी बर्बाद कर दिए जी सिलेक्टेड की बात करके। तो मेरा ख्याल है ये तो तारीख गवाह है, हम सब गवाह हैं, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली। इससे जरूरी कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये चीमा साहब की तरफ ये सवाल मैं जरा पहले लेके आती हूँ। चीमा साहब, आप बताइएगा, ईवीएम्स पसंद नहीं है, कोई दूसरी तजवीज़ आप बताएं, कोई बताएं इसमें फरमाएं, वरना चूंकि मसला क्या है कि अगर हम इस किस्म की अनप्रोडक्टिव चीज़ों में पड़े रहते हैं, आपको पता है हुकूमत और अपोजिशन में इतनी तलखी एट वन पॉइंट इन टाइम, आज तक भी इसमें कोई शुबा नहीं है कि अभी भी कोई हालात इतने साजगार नहीं हुए हैं, इतनी तलखी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से हाथ मिलाना अब तक पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से होता क्या है, एक तो पार्लियामेंट बिल्कुल गैरगमाल रहती है इस रवैये के, और दूसरा हम इससे पहले वाले सेगमेंट पे कश्मीर है, दीगर मामलात जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो फिर अंडर एस्टिमेट होते रहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपने सही कहा और अमीर अब्बास साहब ने भी सही कहा कि ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बिलाशुबा बाकी सारे मामला, सारे जो एरियाज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हमने तो आपके सामने आया कि पहले दिन ही मईशत पे हमने तावन की पेशकश की थी। और इसके अलावा जब भी कोई ऐसा नेशनल इशू आया, कश्मीर का हो, कोविड-19 का हो, हमने आगे बढ़ के तावन की पेशकश की है। वो अलग बात है कि उनको तावन, हुक्मरानों को तावन चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनमें वो रिक्वायर्ड वो जो ब्रॉड माइंडेडनेस वो है या नहीं है जो साथ लेके चलने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन बात यह है कि हम तो हर वक्त नेशनल इशूज़ पे तावन के लिए तैयार रहते हैं। जो जहाँ तक इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात का ताल्लुक है, ये बहुत, यानी जिसे कहते हैं कि इट्स नीड ऑफ द आर, ये बिल्कुल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें तो ऐसी तरामीम होनी चाहिए मिलजुल के तमाम, ये है कि सियासतदानों को, सियासी जमातों के कायदीन को मिल बैठ कर कंसेंसस के साथ ऐसी तरामीम करनी चाहिए ताकि यह है कि ऐसा ये कि इलेक्शन हो जो मुनसिफाना हो, गैर जानबदाराना हो, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, यहाँ पे हमारे मुल्क में जहाँ पे अभी इदारे उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हैं, यहाँ पे ये है कि सिस्टम की बात नहीं है, सिस्टम चलाने वालों की बात है। देखें, जिस तरह वो अंग्रेज़ शायर ने, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज़ बेस्ट। जो कि सबसे अच्छा एडमिनिस्टर हो सके, जिसको आप बेहतर तरीके से अमल दरामद जिसके ऊपर यकीनी बना सकें, जो जिसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर कर सके, जो डिलीवर कर सके, वो सिस्टम बेहतर है। आप EVM ले आएँ, कोई और सिस्टम ले आएँ, जब तक चलाने वाला पूरा वो सेटअप जो है, वो स्ट्रक्चर जो है, चलाने वाले जो हैं
वो ऐसे काबिल एतमाद नहीं होंगे जिनके ऊपर पूरी कौम जो है जिनका एतमाद हो, जो बासूल हों, दयानतदार तो वो हों इस्लाहात से ही हो पाएगा ना चीमा साहब? और दलेर हों, ये है कि वो स्टैंड लेने वाले हों। ऐसे लोग, ऐसा ये सेटअप नहीं होगा तो ये है कि कोई तो सर मैं एक कहता सेकंड, हूँ आपको फर्दी आपको ऑब्जेक्शन है, कुछ अफराद के हवाले से ऑब्जेक्शन है, या आप समझते हैं कि इस्लाहात इसका हल है? चूंकि इस्लाहात बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कवानीन जो है उनमें तरामीम होनी चाहिए ताकि गैर जानबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन जो है उनको इंश्योर किया जा सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिस्टम को चलाने वालों पे डिपेंड करता है। अच्छा, बार बार ये तस्करा सिस्टम को चलाने वालों का आफ्ताब साहब, ये चीमा साहब की तरफ से आपने सुना किया जा रहा है, और वो खासे दलाइल के साथ वो आज तो वेस्टर्न लीडर्स के कोटेशंस के साथ अपना जो एक केस है वो रख रहे हैं आपके सामने। आप बताइएगा, वो कह रहे हैं ये बाय एंड लार्ज अपोजिशन का ये ख्याल है जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें लेकिन जब तक मदाखलत, इंटरवेंशन, इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता, इफ़ आई एम परसीविंग करेक्ट, जो चीमा साहब की तरफ से बात आई है, तब तक मामला हल नहीं होगा। अच्छा देखिए मुन्ना, बात ये है कि ये आज 70 साल बाद भी हम इसी रोने पे अटके हुए हैं कि जी इलेक्शन नहीं होते, फेयर नहीं होते, लोगों की मुदाखलत होती है, कुछ होता है। मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, हम कौमी असम्बली के अंदर रोज़ बैठते हैं, हम रोज़ हाँ ना में जवाब मांग रहे होते हैं। मैंने पहले देखा था, शायद चीमा साहब ने भी नोट किया होगा कि बड़ी 2 स्क्रीन लगी हुई हैं कौमी असम्बली के अंदर, उसके साथ एक 2 स्क्रीनें और लगी हुई होती थी जिसके अंदर ये होता था कि जी आप बटन दबा दें यस नो का, ताकि वो भाई उसी वो स्क्रीनें ख़त्म हो गई। अच्छा, आप वहीं पर ये प्रैक्टिस हो जाती। अगर हम ये कहते हैं कि जी असेंबली के अंदर हम कर लेते हैं, नॉट अ बैड आइडिया, अच्छा अच्छी तजवीज़ है, ईवीएम्स को, ईवीएम्स को वहाँ पे वो कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, और सबके सामने होगा भाई ये है, ताकि देखिए हम अगर जिद्दत की तरफ नहीं जाएंगे तो मतलब हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे शिकायत को दूर करेंगे। जी इलेक्शन जो है रिग होते हैं, इलेक्शन चोरी होता है, सिलेक्टेड है, ये है वो है। आज तो ज़माना इतना तरक्की याफ्ता हो गया कि आपका कार्ड स्वीप होता है, आपको उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि जी आपका कार्ड स्वीप हो गया है, आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए। तो मतलब दुनिया जा रही है तरक्की की तरफ, हम अभी तक एतमाद नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम अपने सियासतदानों पर, हम अपने जो इतने जो एक्सपर्ट्स लोग हैं टेक्निकल चीज़ों के, उन पर एतमाद करें, उन्हें एक टास्क दें कि जी आपने ये बनानी है मशीन, और इसको 2 साल के अंदर हमें इतनी मशीन हमें चाहिए, समझे ना, ताकि ये, और उससे पहले हम छोटे छोटे इलेक्शंस के अंदर जहाँ कहीं भी होते हैं उसमें उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, उनका एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या रिजल्ट आता है, ताकि ये फॉर एवर एक चीज़ ख़त्म हो जाए कि ये सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड है, ये धांधली से आया है, ये जीत के आया है, ये हार के आया है। हर हारने वाला कहता है मेरे साथ ज्यादती होगी, हर जीतने वाला कहता है मुझसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन किसी अच्छा, ये जो इनफरादी मसले की तरफ निशानदेही कर रहे थे चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जब तक जो लोग हैं जो तमाम चीज़ें चला रहे हैं वो उससे आप इत्तेफाक नहीं करते, वो आपको लगता है अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम यही कर रहे हैं ना, मैंने 2013 के इलेक्शन में भी देखा कि जी पूरी अपोजिशन उस वक्त की मौलाना फजलुर रहमान, चकज़ई साहब, फलान, कि जी ये पाकिस्तान की सदी के सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इलेक्शन है। 2018 में भी वही कहानी सुनाई गई। उससे पहले तहरीकें चलती रही, भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई, उसके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई, कभी MRD बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कोई 9 सितारे बन जाते हैं। तो ये कब ख़त्म होगा? दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया इलेक्शंस को एक्सेप्ट करती है। हमारे बराबर में अभी इलेक्शन हुआ ईरान के अंदर है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, अभी पूरी तरह रिजल्ट भी नहीं आया, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जी हम हार गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगले दिन वो 500 छठे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो साथ बैठे हुए। तो हमें भी ये करना चाहिए कि वसीउल कल्ब होकर है, एक तो किसी भी अच्छे काम के लिए अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए कि हाँ जी हम इसको सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें हैं, और उसके बाद है ताकि हम इस जंग से निकल कर जो हमारे पास और दूसरी बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी यही पॉइंट है। अमीर, आपसे ब्रीफली मैं आखिरी अगर राउंड आप तमाम से लगा लूं, अमीर से स्टार्ट करते हुए, ईरान की यकीनन मिसाल दी है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, लेकिन अमेरिका देख लें, 100 साल पुरानी जमहूरियत, अगर वहां पर धांधली के इल्जामात लग सकते हैं तो फिर हम किसको कोट करें? लेकिन मोना, वो इल्जाम जिसने लगाया था वो एक स्टूपिड आदमी था, वो नॉनसेंस आदमी, उसको रियासत ने मुस्तरद किया। आज वो किस्सा पारीना बन चुका हुआ है। अमेरिका की तारीख उसको कभी भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। ये होती जमहूरियत। वहां पे एक बदहवास शख्स, वो जैसे कमरे में हाथी घुस जाए और वो सारी दीवारों को हिला के रख दे, वो बदहवास शख्स था, वो तारीख का हिस्सा बन गया है। और वो मामला लेकर गया अदालत ने दीवार पे दे मारा उसको। आज कहाँ है? ये जनवरी में हल आया था जो बाइडेन ने, आप 7वें महीने में बैठे हुए, आपने कभी सुनी कोई अमेरिका के अंदर धांधली की दोबारा? सिस्टम है। एक आदमी ने शिकायत की, उसकी शिकायत का अजाला होना चाहिए, वहां के निजाम ने अजाला किया,
कुछ भी नहीं निकला आपसे। अच्छा, आज ये कहाँ पे- यही चीज अगर यहाँ पर हम अप्लाई करें अमीर, आपको पता है, तो फिर अदालतों के खिलाफ भी एक नया महाज खुल जाएगा। अगर ऐसी चीज पाकिस्तान में हुई हो और अदालत किसी ऐसी एप्लीकेशन को बिल्कुल रबिश कर दे कि ये है ही नहीं, तो आपको पता है अदालतों के ऊपर बहुत बड़ा महाज खुल जाता है। हमारे यहाँ निजाम मौजूद है ना, जो एपलेट कोर्ट्स हैं जो इलेक्शन के मामलात को, धांधली के और मुख्तलिफ शिकायतें उनको सुनती हैं। और इमरान खान साहब को आपको याद होगा, फिर उन्होंने तो एक जुडिशियल कमीशन बनवाया था इसके ऊपर, जस्टिस नासरुल साहब थे Correct, उनके साथ जी, बाकी जी। जजेस थे। तो उन्होंने तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उस कमीशन ने बहुत सारी फाइंडिंग्स दी थी। सवाल ये है कि जो हुआ सो हुआ, हम इन सब को कहा सुना माफ करते हैं। हम ऑपोजिशन को भी माफ करते हैं, खान साहब को भी माफ करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये 6-7 अरब रुपए इसके ऊपर कौम का खर्च होता है। इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी से अगली हुकूमत ने काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपके पास वक्त है। राइट अमीर, मुझे इजाजत दें, मैं जरा इस पे क्विक एक जुमला एक जुमला दोनों हजरात से आ जाए। जी चीमा साहब एंड देन आफ्ताब साहब, आखिरी बिल्कुल एक जुमला चीमा साहब। जी मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ बिल्कुल अमीर अब्बास साहब से। देखिए बात यह है कि ये हर कीमत पे यहाँ पे आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन जो है उनको यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बुनियाद पे, उसी की क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे आगे 5 साल हुकूमत ने अपना काम करना है। और हुकूमत वो हो जिसके ऊपर आवाम का पूरा एतमाद हो, उनको एहसास हो कि हमने जिनको वोट दिए हैं उन्हीं के हक़ में वोट ट्रांसलेट हुआ है, वही हुकूमत में आए हैं। ये ना हो कि हमें ये वोट हमने किसी और को दिए हैं और मुसल्लत कुछ और तो लोग आपको कर लगता दिए है गए। ये अवाम की तरफ से ये इंप्रेशन है कि वो जिनको वोट दिया है उनकी तरफ से ये वो लोग नहीं जी आए? बिल्कुल ये इम्प्रेशन अवाम की है। तरफ से भी और आप ये reflect कर और रहे ये हैं। इम्प्रेशन जो है ये उसी वक्त ख़त्म होगा जब आज़ादाना और मुनसिफाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो हैं उनको यकीनी गोया बनाया जाएगा। आफ्ताब साहब, मोटो आप दोनों का एक ही है, आप दोनों प्रिंसिपली एक बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अभी अमीर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की कि स्टूपर्ड जो है वो वहाँ पे मुंतखब हुआ, लेकिन 4 साल उसने हुकूमत अपने पूरी करके अपने टाइम पर इलेक्शन करा के गया। हमारे यहाँ तो अभी आते नहीं है और पीछे रोडों पे निकालना शुरू कर देते हैं कि जी इसको घर भेजो है। और भाई अब 2023 आएगा, 2023 में अवाम फैसला करेगी कि जी इसने ये धांधली शुदा था, इसने डिलीवर लेकिन किया सर या ये नहीं गिला किया। तो वो लोग भी करते हैं नहीं, कि जब वो थे तो उस वक्त आप लोगों ने इतना बड़ा धरना सर हमने निकाला था। धरना ये दिया था, हमने ये धरना दिया था कि 4 हल्के खोल दें, आप उसकी तहकीकात कर लें ताकि वो जो खामियां और कोताहियां हैं वो आइंदा ना हो। ये हमने की थी और जिसकी फाइंडिंग हुई, जो अभी अब्बास ने भी बात की है, हमें उनको बेहतर करना है ताकि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर हो, अपने वक्त पे उसका टाइम पूरा हो। और लेकिन इंतखाबात पर सबका एक एतमाद हो कि ये इंतखाब बिल्कुल फेयर हुए हैं और डिलीवर करना चाहिए। बस ये पब्लिक पल्स के लिए ही ये चीज़ है। और हाँ, जो जितने तमाम ये हमारे पार्लिमानी लीडरान हैं वो यकीनन उन आवाम को ही जवाब दें, तो आवाम का सबसे बढ़कर उन पर एतमाद होना चाहिए। खैर, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर निसार चीमा, अमीर अब्बास, पहले सेगमेंट में सरदार मसूद खान साहब ने भी हमारा साथ दिया था, प्रेसिडेंट एजे के। दैट विल बी ऑल, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।